स्टार्ट में क्या पढ़ेंगे अब हम ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल सॉल्यूशन करेंगे। अध्याय 1 हमने पढ़ लिया यस परिमेय संख्या। अब उसका जो ग्रेड में जो उसके प्रश्न दिए हैं तो प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बताया था मैंने। यस सर। क्या होती है? जिन संख्याओं को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, है ना। अनुपात मतलब क्या होता है? P बटे क्यू। P का मतलब क्या होता है? अंश। अंश। और Q का मतलब हर। अब ये अंश की जगह पे क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। पूर्णांक। क्या आएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक पढ़े हमने। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या। हाँ, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब सभी धन वाली संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब सभी ऋण वाली संख्या। मतलब यहाँ पे अंश की जगह पे दोनों संख्या आ सकती है, धन वाली भी और ऋण वाली भी। उसी प्रकार हर की जगह पे भी क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब यही, धन वाली और ऋण वाली संख्या। तो ऐसी संख्या जिसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। रेशो का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि P अनुपात Q, ये बीच में दो बिंदु लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं अनुपात। रेशो। और इसका मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब P में Q से भाग देना। वो होता है अनुपात का मतलब, P में Q से भाग देना। इसी को हम कहते हैं P अनुपात Q। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कौन सी संख्या है कि P की जगह पे ऋण धन वाली और ऋण वाली दोनों, Q की जगह पे धन वाली और ऋण वाली कोई सी भी संख्या आ सकती है। ठीक है, अब जैसा हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे मान लो मुझे परिमेय संख्या बनानी है। अब यहाँ पूर्णांक लेना है। पूर्णांक मतलब धन वाली और ऋण वाली संख्या। मान लो मैंने धन का ले लिया 2 P की जगह पे, और Q की जगह पे भी ले लिया धन का 3। ये संख्या क्या बन गई? 2 बटे 3। इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरी चीज P बटे Q की जगह, अब मान लो यहाँ अंश में मैंने ऋण वाली संख्या ले ली, तो ये ले लिया मैंने ऋण का 2, और नीचे पूर्णांक में या तो धन ले लिया, ऋण कोई सा भी ले लो, चलो धन ले लिया मैंने, ये आ गया धन का 3। ये क्या बन जाएगा? ऋण 2 बटे 3। ये भी पूर्णांक, ये भी परिमेय संख्या। इसके अलावा और किस प्रकार से बना सकते हैं हम? मान लो मैंने अंश की जगह पे P की जगह पे क्या ले लिया? ऋण का पूर्णांक, मतलब ऋण की संख्या ले ली कोई सी भी, मान लो ऋण का 4 ले लिया। और Q की जगह पे मतलब हर की जगह पे पूर्णांक ले सकते। पूर्णांक मतलब धन या ऋण कोई सी भी संख्या। मान लो मैंने क्या ले लिया बेटा? ऋण। ये ऋण होगा, ये ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बटे 5। ये बन जाएगी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम जितने भी संख्याओं को लिखेंगे ये सब कहलाएगी परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं कि भिन्न के रूप में हम जिनको लिख रहे हैं। भिन्न मतलब अनुपात के रूप में, P बटे Q या अंश बटे हर। अंश का मतलब है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब है धन और ऋण वाली कोई सी भी संख्या आएगी। हर का मतलब है पूर्णांक, वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हर की जगह पे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन और ऋण वाली दोनों संख्या से। पहली बार में हमने क्या बनाया? एक बार धन की संख्या ली, यहाँ पर भी नीचे धन वाली संख्या ली, दोनों क्या बन गई? 2 बटे 3। एक बार हमने क्या लिया? यहाँ पे ऋण का पूर्णांक लिया, ऋण का 2 लिया, एक बार धन का 3 लिया, ये भी क्या बन गया? ऋण का 2 बटे 3 परिमेय संख्या बन गई। एक बार हमने दोनों जगह ऋण ले लिया, ऊपर भी ऋण नीचे भी ऋण, ऋण से ऋण कैंसिल, क्या बन गया? 4 बटे 5। ये भी परिमेय संख्या। तो तुमको जितनी भी इस तरीके से लिखी आएगी, चाहे आगे ऋण लगा हो, चाहे आगे धन लगा हो, या नीचे ऋण लगा हो, या फिर ऊपर लगा हो नीचे भी ऋण लगा हो, ये सब क्या है? इनका परिमेय संख्या है, इनको कह सकते हो। अब जितने भी हम बट्टे के रूप में संख्या लिखते हैं वो सभी संख्या पर परिमेय नहीं होती, एक दूसरी शर्त भी उसकी होती। अब दूसरी शर्त समझो क्या हो? यहाँ तक क्या है समझ में? यस सर। ये लिखना है, लिखना है तो फिर मैं रोकू उसको। लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना?
नहीं लिखना है, लिखा है, चलो ठीक है। इतना भी है तो ये इसको हम लोग से लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो आप। दूसरी शर्त ये है कि जो हम P और Q ले रहे हैं, ये P और Q, ये दोनों संख्याएं जो है कैसी होनी चाहिए बेटा? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य। अब सहअभाज्य तो उनको मालूम ही नहीं है कि ये सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो P की जगह मैंने 2 ले लिया, Q की जगह पे 3 ले लिया। अब मुझे पता करना है कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य है या नहीं। तो सहअभाज्य होने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इनके गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या से 2 में भाग देंगे जिससे 2 में भाग चले जाए, वो उसका गुणनखंड कहलाते हैं। तो 2 में किसका भाग जाता है? 1 का। तो 1 क्या है? 2 का गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड 1 हो गया। 2 में और किससे भाग जाता है? 2 से। तो 2 भी क्या हो गया? 2 का गुणनखंड। अभी 2 के अलावा और बड़ी संख्या से क्या 2 में भाग जाएगा? नहीं। सब बड़ी संख्या है, आ जाएगी, ठीक है। अब 3 में देखो, 3 में किससे भाग जाएगा? 1 और 3 जाएगा, 3 से जाएगा। 3 के आगे सब बड़ी संख्या आ जाएगी, उनसे 3 में भाग नहीं जाएगा। तो 2 और 3 के गुणनखंड हमने देखे। हमको क्या पता करना है? सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। अब सहअभाज्य संख्या बनेगी तो ही हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। अब 2 के गुणनखंड करें, मतलब 2 में किसका किसका भाग गया? 1 और 2। 3 में किसका भाग गया? 1 और 3 का। अब ध्यान से देखो, इसमें एक संख्या ऐसी है जिससे 2 में भी भाग जा रहा है और 3 में भी भाग जा रहा है, मतलब दोनों में भाग जा रहा है। 1 से दोनों में भाग जा रहा है, 2 में भी और 3 में भी। तो यहाँ पे इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा बेटा? 1। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा गुणनखंड जिससे दोनों में भाग चले जाए, 2 में भी चले जाए और 3 में भी भाग चले जाए। अब देखो 2 से 2 में तो भाग जाएगा, लेकिन 2 से 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं। तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। उसी प्रकार 3 से देखो, 3 से 3 में तो भाग चला जाएगा, लेकिन 3 से ये 2 में जाएगा क्या? नहीं। लेकिन हमको तो दोनों का चाहिए, 2 और 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए जिससे 2 में भी भाग चले जाए और 3 में भी चले जाए। यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जिससे 2 में भी भाग जाएगा, 3 में भी भाग जाएगा, है ना। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है? 1। मतलब जिन 2 संख्याओं में केवल और केवल 1 से भाग जाए, वो वाली संख्या को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या यदि है तो ये हम कह सकते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की ये दूसरी शर्त है कि परिमेय संख्या जितने भी हम P बटे Q के रूप में संख्या को लिख रहे हैं सभी को परिमेय नहीं कहेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 8 लिखा, इसको परिमेय नहीं कहेंगे जब तक कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना आ जाए, जब तक कि इन दोनों में केवल और केवल 1 से भाग नहीं चले जाए। 1 के अलावा और किसी और संख्या से यदि भाग जा रहा है तो इसको हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसके यदि गुणनखंड करेंगे, देखो 1 2 3 6 सब में 1 से भी भाग जा रहा है, 6 में 2 से भी 6 में भाग जाता है, 3 से भी 6 में भाग जाता है, 6 से भी 6 में भाग जाता है। अब 8 में किसका किसका भाग जाता है? 1 2 का 4 और 8 का। तो देखो 1 से तो भाग जा रहा है दोनों में, लेकिन 1 के अलावा 2 भी तो है, यस सर। इससे भी तो दोनों में भाग जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे? ये सहअभाज्य है क्या? नहीं। सहअभाज्य होने के लिए केवल 1 से दोनों में भाग जाना चाहिए और किसी से भाग नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे? ये 2 को यहाँ से, ये 2 से इसमें भाग गए, तो बन गया 2 दिया 2 8 2 8 अब ये बन गया 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 के गुणनखंड करेंगे और देखो क्या गुणनखंड आ जाएंगे। 1 से भाग जाएगा और 3 से, इसमें 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। अब देखो एक ही ऐसी संख्या जिससे 3 में भी भाग जा रहा है और 2 में भी भाग जा रहा है, तो ये क्या बन गई? 3 और 4 सहअभाज्य संख्या बन गई। और इसी सहअभाज्य 3 और 4 को जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, मतलब 3 के बटे में 4 लिखेंगे, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी।
समझ में आया कंसेप्ट पूरा? यस सर। तो ये दूसरी शर्त होती कि P और Q क्या होनी चाहिए, दोनों सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब क्या है? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, मतलब एक से ही दोनों में भाग जाना चाहिए, एक के अलावा और किसी से इसमें भाग नहीं जाना चाहिए। समझ में आया बेटा? अब ये हो गई परिमेय संख्या समझ ली हमने, ठीक है। अब परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के गुण हमने पढ़े थे पहले अध्याय में, एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है पहले चैप्टर। अब गुण हमने पढ़े थे, 3 गुण पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने समृद्ध का गुण, क्रम विनिमय, पढ़ा था हमने क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, और तीसरा हमने पढ़ा था साहचर्य गुण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3 गुण हमने पढ़े थे। पहला गुण क्या है? समृद्ध का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, कोई बताएगा? कौन बता सकता है? समृद्ध का गुण क्या होता है? सब भूल गए? समृद्ध का गुण क्या होता है? इसको हम 4 संख्याएं लगाकर ज्ञात करेंगे। एक तो है योग करेंगे हम 2 परिमेय संख्याओं को, एक हम क्या करेंगे 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे और 2 परिमेय संख्याओं को भाग करेंगे या विभाजन करेंगे। यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग करने पर 2 परिमेय संख्याओं का योग करने पर क्या मिल जाए? वापस उत्तर में परिमेय संख्या मिल जाए, तो हम कहेंगे समृद्ध परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध का गुण, योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध। यदि 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर वापस क्या मिल जाए? परिमेय परिमेय संख्या मिल जाए, तो हम कहेंगे घटाने योगकलन। घटाने को एक और शब्द बोला जाता है योगकलन, योगकलन, व्यवकलन। मतलब परिमेय संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तीसरा है 2 परिमेय संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर भी उत्तर क्या मिल जाए? परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। और 2 परिमेय संख्याओं को भाग देने पर वापस आंसर में क्या मिल जाए? परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है। ये तो मैंने बोल दिया, जब तक उदाहरण से मैं तुमको समझाऊंगा नहीं तब तक समझने नहीं आएगा। अब हम एक एक को उदाहरण से समझेंगे कि कैसे हम योग करेंगे और कैसे उसमें समृद्ध का गुण लगेगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग के अंतर्गत समृद्ध। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण। अब क्या होता है योग के अंतर्गत समृद्ध? 2 योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो हम क्या करेंगे 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, एक परिमेय संख्या धन दूसरी परिमेय संख्या। अब इसको जोड़ने पर उत्तर यदि हमको परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, यदि उत्तर परिमेय संख्या ही मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध। कैसे देखें? जैसे मान लो कि मैंने एक परिमेय संख्या मान ली 1/2, ठीक है, और एक दूसरी बेटा संख्या मान ली 3/2, ठीक। अब ये 2 परिमेय संख्याओं को क्या करना है? उनको जोड़ना है। और जोड़ने पर जो उत्तर मिलेगा यदि वो भी परिमेय संख्या मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा यदि वो भी परिमेय संख्या यदि मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है? योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है। अब देखो इनको जोड़ो। अब कैसे जोड़ेंगे इनको? हर और हर को समान। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हर क्या है? 2। यहाँ पर भी हर क्या है? 2। हर का मतलब होता है कुल भाग,
तो यहाँ पे कुल भाग क्या है, बराबर है। यहाँ भी हर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी हर 2 है, यहाँ भी हर 2 है। तो ये दोनों का हर क्या आ जाएगा, समान। 2 क्या बन जाएगा दोनों का हर, 2। 2 अब यहाँ पे अंश क्या है, 1 तो 1 लिख दो, फिर धन का चिन्ह लगाओ। फिर यहाँ पे अंश क्या है, 3 यहाँ पे 3 लिख दो। आया समझ में? यस सर। हाँ, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 4/2 2 तो काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2/1 आ गया। यस सर। 2/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यस सर। तो हमने क्या बोला था कि भाई परिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो वापस उत्तर में क्या मिलनी चाहिए, परिमेय संख्या। और वही हमको मिली। तो हम क्या कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। समझ में आया? तो कहेंगे कि परिमेय संख्याएं, आवाज में, परिमेय संख्याएं योग के योग के अंतर्गत समृद्ध समृद्ध है। समझ में आया सबको? और जैसे हमने 2 परिमेय संख्याओं का योग किया, वैसे ही आप क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे और घटाने पर भी यदि क्या मिल जाए, परिमेय परिमेय संख्या मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या घटाने के अंतर्गत, घटाने को बोलते हैं व्यवकलन। योगकलन। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, ऐसा कहेंगे। जब क्या मिलेगी, जब एक परिमेय संख्या में से दूसरी को घटाएंगे और उत्तर में जब परिमेय संख्या मिलेगी तब कहेंगे। ठीक है? हम उदाहरण से, एक और उदाहरण से समझते हैं। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, योगकलन। यहाँ क्या लिखेंगे, व्यवकलन। क्या लिखेंगे बेटा, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। और हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे। तो एक परिमेय संख्या माइनस दूसरी परिमेय संख्या को उत्तर क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने 3/4 ले लिया 3, और यहाँ पर ले लिया मैंने 2/4। ठीक है? ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है ना। अब इसमें से मेरे को इसको घटाना है। अरे ले लो क्या, साथी पे ले लो, क्या होगा, चेंज होगा क्या लिखो, हाँ 0 बजे यहाँ बजे देखिए बजी ना, तो ले लूंगी, दे रही बज गई 2 मिनट बस। चलो तो यहाँ पे क्या कहेगा, सबरी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का अंश, दोनों का हर क्या है, 4 है। ठीक है? तो 4 अंश क्या है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे अंश क्या है, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/4। ये भी क्या है बेटा, एक परिमेय क्या है, संख्या। ये परिमेय संख्या ही है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी हमको 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर क्या मिल रही है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत है। अंतर्गत समृद्ध है। आया समझ में? तो ये घटाने में भी हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, गुना। संख्याओं का गुना गुना करना। करेंगे। ठीक, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है? हाँ, अब क्या करेंगे, गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध गुण। अब क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे। तो एक परिमेय संख्या गुणा दूसरा परिमेय संख्या, तो बराबर में उत्तर में क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। चलो यहाँ पे ले लिया 3/5 गुणा, यहाँ ले लिया 4/6। बताओ अब क्या आएगा यहाँ पे, 3/5 गुणा 2/3। ये क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, आमने सामने।
गुणा कैसे करते हैं? आमने सामने, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो 3 का। अब देखो यहाँ पे पहले जब हमने इनको जोड़ा, मान लो ये ऐसा होता, तो यहाँ जब जोड़ का चिन्ह होता है या फिर ऋण का चिन्ह होता है, तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको हल करने का तरीका अलग होता है। अभी हमने पहले करा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह है तो क्या करेंगे? 3 का गुणा 2 में करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का गुणा 3 में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, इसको काट दो, 3 से 3 दूनी 6, और सीना पंजे 15, ये क्या आ गया? 2/5। 5 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से गुणा करने के गुणा अंतर्गत करने पर भी क्या मिल रही है? परिमेय संख्या ही मिल रही है। तो इसमें भी समृद्ध का गुण लग रहा है, लग रहा है। यस सर। अब भाग के अंतर्गत देखेंगे हम समृद्ध का गुण। अरे आधा घंटा हो गया। भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण। अब क्या करेंगे बेटा? भाग देंगे एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से। तो यहाँ परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। अब परिमेय संख्या मान लो मैंने क्या ले ली? 2, 2/1 या 1/2, चलो 1/2। इसमें मैंने भाग दिया 0/1 से। 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये p का मान है, ये q का मान है, ठीक है ना। तो भाग दो इसमें, क्या भाग जाएगा इसमें? नहीं, 1/2 में 0/1 से भाग दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाए। नहीं दे पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम? मैंने बताया था भाग 1/2 में यदि 0/1 से भाग देना है तो भाग को कैसे बदलेंगे? गुणा में। तो ये इसका क्या लेना पड़ेगा? नित व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब 1 ऊपर और 0 नीचे हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1/2। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और 2 का 0 का 2 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। अब 1/0 आ गया। क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं। नहीं है। हमने क्या बोला था कि p/q में q की जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। q की जगह पे यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ 0 आ गया तो 0 से तो हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। 0 का किसी संख्या में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे परिमेय संख्या हमको नहीं मिलेगी। इसमें भाग के अंतर्गत तो हम कहेंगे कि भाग के अंतर्गत या विभाजन के अंतर्गत परिमेय संख्या संख्या समृद्ध नहीं नहीं है। है। किसके अंतर्गत नहीं है? विभाजन के अंतर्गत या भाग के अंतर्गत। यहाँ पे ये समृद्ध का गुण खत्म होता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद बचता है तुम्हारा क्रम विनिमय।